नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुरेश चौधरी। आप सभी का नए हिंद में स्वागत है। हाँ मित्रों, आज हम जानने वाले हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उनके गुरु चाणक्य के बारे में। तो हम बात करते हैं 340 ईसा पूर्व की। ये कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी मेरे भाई पढ़ाई कर रहे हैं उन पढ़ाइयों को एक बार छोड़ दीजिएगा। यूँ मान लीजिए हम पढ़ाई नहीं करते हैं और जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। जितनी ज़्यादा मेमोरी खाली होगी उतना ही ज़्यादा डाउनलोड बहुत जल्दी होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनते जाइएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आधा घंटा मेरे को दीजिए, आपका काम हो जाएगा मित्रों। हाँ चलते हम शुरू करते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की एक शानदार कहानी की। हम बात करते हैं 340 ईसा पूर्व की। 340 ईसा पूर्व के पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो उसमें मगध में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था और इधर तक्षशिला में अंबिराज का शासन था और उधर पेशावर में राजा पोरस का शासन था। 340 के बाद में 336 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में सिकंदर राजा बन गया था और इधर मगध में नंद वंश के शासक घनानंद वो एक रास लीलाओं में डूबे हुए थे। यूँ कहे तो वो शराब का सेवन अत्यधिक करते थे, नग्न स्त्रियों को डांस करवाते थे, नचाते थे अपने दरबार में। यानी सारे दिन स्त्रियों के बीच में समय बिताया करते थे। यानी एक इस प्रकार राजा के द्वारा ऐसा करने से एक राज्य को नहीं चलाया जा सकता मित्रों, एक देश को नहीं चलाया जा सकता यदि एक राजा ऐसा करे तो। और इधर विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख रहे सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो गया था। वो फारस के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था और अब भारत पर आक्रमण करने वाला था। और इसी संभावना को पहले चाणक्य ने भांप लिया था कि अब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। और मगध पर घनानंद का शासन था और घनानंद तो स्वयं रास लीलाओं में डूबा हुआ था। और यदि घनानंद इस प्रकार रहा तो सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा और भारत को हत्या लेगा, उसका अधिकार भारत पर हो जाएगा। यूनानियों यानी उधर यूनानियों का शासन हो जाएगा, जिससे हम भारतीयों का महत्व ही क्या रह पाएगा। इसलिए 327 ईसा पूर्व में नहीं 328 ईसा पूर्व में चाणक्य मगध की ओर रवाना होते। जब चाणक्य मगध में जाते हैं तो मगध में आम लोगों पर अत्यधिक घनानंद अत्याचार करवाता है और स्वयं राज दरबार में बैठा महिलाओं को, स्त्रियों को नचवाता है और स्वयं शराब का सेवन करता है। पास में 3-4 महिलाएं बैठी है। यार क्या बताएं आपको यार उससे घनानंद के बारे में। तो एक ऐसा शासक था। हाँ, और इधर सिकंदर भारत की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तब चाणक्य राज दरबार में जाकर के घनानंद को पूरी बात बताई कि घनानंद जी ये बात है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, आप सोए हुए हो, आप जाग जाइए। तब घनानंद को इसी बात पर गुस्सा आ गया कि तू एक शिक्षक है, विद्यार्थियों को पढ़ा, मुझे मत पढ़ा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तब घनानंद चाणक्य को सैनिकों की सहायता से पकड़वा कर बाहर फेंकवा देता है। तब ये दौर बहुत शानदार था। चाणक्य अपनी चोटी खोल करके घनानंद को सीधी चुनौती देता है और शपथ लेता है कि मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य आज शपथ लेता हूँ कि मैं ये गांठ तब तक वापस नहीं बांधूंगा जब तक हे घनानंद तुझे हराकर मैं किसी और को यहाँ पर शासक न बना दो। और इसी शपथ को लेकर मगध से चाणक्य निकल जाते हैं और मगध में घूमते हुए वो किसी एक बच्चे को ढूंढना चाहते हैं और वहाँ पर क्रीड़ा खेलते हुए या खेल खेलते हुए किसी एक बच्चे को वहाँ से तक्षशिला लेकर जाते हैं। वो बच्चा उसके माता थी और उसके पिता नहीं थे। बच्चे आपस में खेले थे, योग्य बच्चा था और उसने एक खेल के परीक्षण के दौरान उस बच्चे का परीक्षा ली थी और परीक्षा के बाद में तक्षशिला लेके गए थे। हाँ, उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मौर्य इसलिए लगा था क्योंकि उसकी माता का नाम मौर्य था,
इसलिए चंद्रगुप्त का नाम हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाकर वहाँ पर उसकी शिक्षा दीक्षा करवाते हैं, उसका परीक्षण करवाते हैं और उसे एक योद्धा के रूप में तैयार करते हैं। बाद में 327 ईसा पूर्व में सिकंदर इधर पोरस पर आक्रमण करता है। आम्बिक जो सिकंदर से जा मिलता है, आम्बिक और सिकंदर दोनों मिलकर के पोरस पर आक्रमण करते हैं। इससे पोरस हार जाता है। ये पोरस की आपको कभी आप बताएंगे, आप कहेंगे तो हम आपके लिए एक पोरस का एक शानदार कहानी है, वो भी आपके लिए हम बना देंगे। हाँ, 325 ईसा पूर्व में लगभग सिकंदर भारत के सीमाओं के आसपास पहुंच ही गया था। इधर चंद्रगुप्त तैयार था, चाणक्य भी तैयार थे। दोनों ने अपनी सेनाएं बनाई। बहुत चाणक्य को तो आप क्या कहे यार, वर्तमान में यदि चाणक्य हो तो या पीओ के अक्षय चीन सब कुछ ले लेते हैं। ऐसा चाणक्य वापस नहीं उत्पन्न हो सकता। इतना खतरनाक चाणक्य था जो अकेला बंदा पूरे भारत को एक कर सकता है। बाद में सिकंदर की सेना में झगड़ा हो जाने के कारण सिकंदर वापस चला जाता है और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तब सिकंदर की मृत्यु होने का समाचार सुन करके चंद्रगुप्त और चाणक्य गणानंद पर आक्रमण करते हैं। वैसे तो गणानंद पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अनेकों बार आक्रमण किया था, लेकिन 323 ईसा पूर्व में गणानंद को मार करके मगध पर अधिकार कर लेते हैं। इसमें चंद्रगुप्त का सहयोग करने वाला एक घर का वेदी था, गणानंद की पुत्री दुर्दशा। दुर्दशा को पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत खतरनाक योद्धा है और उस गुरु के चाणक्य के बारे में दुर्दशा भी जानती थी। इसलिए गणानंद यानी अपने पिता को मरवाने में दुर्दशा ने चंद्रगुप्त का सहयोग किया था। और वही दुर्दशा बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करते हैं और उसी दुर्दशा से बिंदुसार का जन्म होता है। ये तो दुर्दशा की कहानी है जो हम अगले चैप्टर में या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अब 323 मगध पर अधिकार हो जाने के बाद में 322 ईसा पूर्व में मगध पर या मगध में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होता है। चाणक्य राज तिलक करते हैं और सिकंदर वापस चला गया। पेशावर में राजा पोरस का शासन हो गया था वापस और तक्षशिला में अंबिक का शासन था ही। अब आगे हम बात करते हैं 305 ईसा पूर्व की। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन उससे ये पता नहीं होता है कि भारत की अब राजनीतिक स्थितियाँ बदल चुकी है। भारत में अब कोई दूसरा शेर बैठा है। सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। सिकंदर और सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और हार के बाद में इनके दोनों के बीच में एक संधि होती है। इस संधि की कुछ शर्तें थी। शर्तों में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिसडाई यानी 4 क्षेत्र, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिसडाई, ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपते हैं। और एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना, जो चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद आ गई थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से कहा कि भाई यदि हार स्वीकार है तो आपकी पुत्री से शादी करूंगा। अब यूनानी से शादी करना तो अच्छा नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का भी मन हो गया था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी की और उपहार के तौर पर वापस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे कि लो यूनानी तुम्हारे पास है नहीं, हम देते हैं भारतीय दान में, यह स्वीकार कर ले, तुम्हारे लिए यही फायदा होगा। बाद में 305 ईस्वी के बाद में हेलेना अब मगध में आ जाती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियां थी, एक तो गणानंद यानी दोनों ही दुश्मनों की पुत्रियों से शादी की हुई थी। एक तो गणानंद की पुत्री दुर्दशा और दूसरी पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से। अब वो तो यूनानी और ये नंद वंशी थी,
तो कंपटीशन तो हो सकता है ये भी अपने अपने राज्य की थी, अलग अलग राज्यों की थी, और इधर वो हेलेना यूनानियों पर विश्वास तो हम कदापि नहीं कर सकते। तो 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला यानी वर्तमान में मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास के द्वारा अपना शरीर का देह त्याग कर देते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं। यह थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेते हैं। इस समय लगभग भारत का सबसे बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही था, उसका सामना करने वाला कोई शासक ऐसा नहीं था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बिंदुसार की एक शानदार कहानी जिसमें हेलेना भी होगी और घनंद की पुत्री दुर्दशा भी होगी। दुर्दशा से पुत्र बिंदुसार का जन्म हुआ था और इससे आगे क्या क्या घटने वाला है, इसमें उतार चढ़ाव भी है और ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। और उससे अगले वीडियो में हम बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत पर अधिकार हो जाने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए थे। मित्र, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे 10वीं कक्षा में हो, चाहे 11वीं कक्षा में हो, चाहे 12वीं कक्षा में हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उन सभी मेरे भाइयों को जोड़िए और उन्हें भी बताइए कि ये चीज़ ये है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।